नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में एक बार फिर हम हाजिर हैं और बात कर रहे हैं ब्लड डिसऑर्डर की। दोस्तों, रक्त विकार से जुड़ी हुई एक ऐसी बीमारी जो बच्चों को अपने ही माता पिता से विरासत में हासिल होती है। बात कर रही हूँ थैलासीमिया की। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों का जो ब्लड की हमेशा कमी बनी रहती है और जिंदगी जीने के लिए उन्हें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। 100% ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, लेकिन जागरूकता के अभाव में आज भी बच्चे इस बीमारी के साथ पीड़ित होते हैं। कैसे हो सकता है बचाव, और अगर ये बीमारी है तो कैसे होगी मैनेज, इस पर आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर संजीव दीगरा जी, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक, SMJ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सर, कहा जाता है कि थैलासीमिया की अगर बात की जाए तो कहा जाता है 100 साल पहले इस बीमारी का पता चल चुका था कि ये कैसे होती है, लेकिन आज भी इस बीमारी के साथ बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी है क्या, एज ए अवेयरनेस इसे क्या कैसे अवॉइड भी किया जा सकता है, और अगर है तो कैसे इसे मैनेज करना होगा। थैलेसीमिया जैसे आपने कहा कि ब्लड का एक विकार है जिसमें कि जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल नहीं बन रहा है, और उसकी वजह से जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनको हम लाल रंग की कोशिकाएं कहते हैं, उनकी जो लाइफ है वो घट जाती है। तो वो बनते रहते हैं और साथ साथ में डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो उस वजह से जो पेशेंट है उसको हमेशा एक खून की कमी बनी रहती है, और इसीलिए इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनको टाइम से ब्लड चढ़ाया जाए, उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखा जाए ताकि वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकें। पर जब हम उनको रेगुलरली ब्लड चढ़ाते रहते हैं तो उसकी वजह से उनके अंदर आयरन डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। आयरन डिपोजिशन की वजह से उनके वे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, हार्ट है, एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं, वो सब जो हैं वो धीरे धीरे इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से उनको और कॉम्प्लिकेशंस बननी शुरू हो जाती हैं। मतलब अन्य बीमारियों के वो प्रोन हो जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस इनके साथ जुड़े हुए हैं। डायबिटीज हो गया या इस तरह से बन जाता है। सर, ये बीमारी स्प्रेड कैसे होती है? ये बीमारी जो है, जैसे आपने कहा, जेनेटिक है, ये पेरेंट्स से ही आगे पास ऑन होती है। बट होता ये है कि जब कभी दो कैरियर्स हैं, जब उनकी आपस में मैरिज हो जाए तो उस समय चांसेस होते हैं कि उनके आने वाले बच्चों में 25% हर प्रेगनेंसी में, हर बच्चे के टाइम पे 25% चांस रहता है कि उस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो अगर हम इससे बचाव की बात करें, हम इसके प्रिवेंशन की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें रहता है कि हम अपना कैरियर स्टेटस पता करके रखें। देखिए, इस बात को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैरियर्स होते कौन हैं, दिखते कैसे हैं। तो कैरियर्स जो हैं वो बिल्कुल मेरे और आपके जैसे हो सकते हैं। हो सकता है मैं भी हूँ, जब तक मैं अपना टेस्ट ना कराऊं मैं नहीं कह सकता कि मैं कैरियर नहीं हूँ। तो कैरियर्स को हल्का सा खून की कमी रह सकती है, समझ लीजिए 9 के आसपास उनका हीमोग्लोबिन रहेगा, बट उससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। पर हाँ, वो डिजीज जो है वो अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं अगर दो कैरियर्स की मैरिज हो जाती है। तो सर, कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करना होगा हमें। जब हम कुंडलियां मिलाते हैं शादी से पहले तो हमें टेस्ट जो करवाना होगा कैरियर स्टेटस जानने के लिए। बिल्कुल, उसके लिए बेस्ट ये रहता है कि अगर मान लीजिए स्कूल एज में ही या कॉलेज एज में हम बच्चों की स्क्रीनिंग कर लें और हमें पता हो कि हम उनको बता सकें उनका कैरियर स्टेटस, तो मैरिज के टाइम पे ये देख लिया जाए कि क्या दोनों कैरियर जो हैं, दोनों जो जिनकी मैरिज होने वाली, क्या वो दोनों कहीं कैरियर तो नहीं है। अगर दोनों कैरियर तो हम उस मैरिज को अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर उसके बावजूद भी वो मैरिज करना चाहते हैं या अननोइंगली दो कैरियर्स की मैरिज हो चुकी है, तो बेस्ट रहता है कि हम एंटीनेटल डायग्नोसिस की तरफ जाएं। तो एंटीनेटल डायग्नोसिस का अगर तो हमें पहले से पता है दोनों कैरियर हैं तो स्ट्रेट अवे हम एंटीनेटल डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। पर अगर हमें नहीं पता है उन दोनों का कि वो अभी कैरियर हैं कि नहीं है, तो एक तो है कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो उसी समय वो पहले अपने टेस्ट करा लें कैरियर स्टेटस देखने के लिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो बेस्ट है कि जब लेडी जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के बाद पहले 3 महीने में जब वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही है, तो उस समय ही उसका जो है टेस्ट करके देख लिया जाए कि कहीं वो कैरियर है कि नहीं। जिम्मेदारी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट की भी बढ़ जाती है। हाँ जी। अगर वो कैरियर निकले तो फिर उसके हस्बैंड का टेस्ट किया जाए। अगर वो भी कैरियर निकले तो फिर हम एंटीनेटल डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें कि माँ के गर्भ में जो पल रहा है, जो फीटस है, जो बच्चा है, हम उसकी ही जांच करके देख लेते हैं कि कहीं उसको थैलेसीमिया का रोग तो नहीं होने वाला है। और
ये एंटीनेटल डायग्नोसिस का जो पहले फैसिलिटी थी हमारे पास नहीं थी, इसके लिए दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता था। पर अब बहुत अच्छी बात है कि पिछले 1.5-2 साल से ये जो टेस्ट है ये हमारे हॉस्पिटल में भी हो रहा है और इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ज़रूरत नहीं है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने वाली जो बीमारी है और कष्टकारी बीमारी है, इससे बचाव के लिए बहुत जागरूक होना होगा। सर एज ए जागरूकता के लेवल से अगर हम बात करें तो आप क्या देखते हैं अपनी जो प्रैक्टिस में, आप क्या देखते हैं, क्या लोग अभी भी इस बीमारी को लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी भी लेके आ रहे हैं। और आप ये देख लीजिए कि थैलासीमिया का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें इंडिया में, तो माना जाता है कि इंडिया को कहा जाता है कि थैलासीमिया कैपिटल, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसके प्रोपोर्शनेटली हमारे पास थैलासीमिया पेशेंट्स का नंबर भी सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड ओवर। तो अभी भी बहुत ज़रूरी है जागरूकता लोगों में लाने की, ताकि लोग अपना कैरियर स्टेटस पता करें और इस बीमारी को प्रिवेंट करने कैसे किया जा सकता है इस चीज़ को समझाएं और इसमें योगदान दें। जी सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या लक्षण लेकर लोग जो हैं वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं बच्चों? देखिए, जो थैलेसीमिया है ब्रॉडली स्पीकिंग अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, हम दो में डिवाइड करते हैं, पर हम यहाँ बीटा थैलेसीमिया की बात करेंगे क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कॉमन है देखा है। और बीटा थैलेसीमिया जो है उसको हम फर्दर 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। एक ग्रुप आता है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर जो है ये फुल ब्लोन डिजीज़ होती है। ये बच्चे आमतौर पे 6 महीने के आसपास प्रेजेंट करते हैं खून की कमी के साथ, और साथ में उनके तिल्ली बढ़ना शुरू हो जाता है, जिगर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर इनको प्रॉपर ब्लड ना चढ़ाया जाए तब तो इनको बचना ही मुश्किल है। और अगर हम इनको हाफ हार्टेडली ट्रीट करें कि अभी ब्लड चढ़ा दिया और हीमोग्लोबिन 6-5 ऐसे हम मेंटेन कर रहे हैं, तो ये बच्चे जो हैं इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, इनके तिल्ली बहुत बढ़ जाएगी, स्प्लीन, इनका लिवर बहुत बढ़ जाएगा, इनको थैलेसीमिक फेशिस बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे फेस की जो बोन्स हैं, स्कल की बोन्स हैं, वो उठना शुरू हो जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जिनको हम थैलेसीमिक फेशिस कहते हैं। और अगर हम प्रॉपरली नहीं मैनेज कर रहे हैं तो प्यूबर्टी के टाइम पे इन बच्चों में प्यूबर्टल चेंजेस भी नहीं आते हैं। तो दूसरी जो कैटेगरी है वो है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया इंटरमीडिया जो है उनको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना हीमोग्लोबिन 7.5-8 के आसपास मेंटेन करते हैं, उनको हमें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है रेगुलरली। हाँ, कभी कभार जब वो स्ट्रेस में है, इन्फेक्शन हो गया या प्यूबर्टी के टाइम पे, उस समय हो सकता है उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाए। पर इन पेशेंट्स को भी रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें भी आयरन ओवरलोड हो सकता है, इनमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इसलिए इनको रेगुलरली फॉलोअप ज़रूर रखना है। सर मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट आपने कहा ट्रांसफ्यूजन है और रिलेशन है जो दिया जाता है, और आयरन ओवरलोड की अगर बात करें तो सर इसके अपने कुछ नुकसान हैं, और क्या क्या अन्य बीमारियों के प्रोन हो सकते हैं जिससे बचना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो आयरन ओवरलोड है उस एक तो पहली बात तो है कि अगर इनको हम प्रॉपरली ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज करेंगे और ये क्रॉनिकली एनीमिया में रहते हैं, इनको खून की कमी रहती है, तो उसकी वजह से तो इनके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए हार्ट पे असर आता है, तो हार्ट फेल होने का डर रहता है। अगर हम इनको प्रॉपरली ब्लड चढ़ा रहे हैं पर हम इनको आयरन चिलेशन नहीं कर रहे हैं और इनके बॉडी में से आयरन को नहीं निकाल रहे हैं, तो वो जो आयरन जगह जगह डिपॉजिट हो रहा है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उसकी वजह से इनको दोबारा आप मान के चलिए कि सबसे पहले तो लिवर पे इफेक्ट आएगा, और दूसरा हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है, तीसरा इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से डायबिटीज, शुगर जैसी, हाइपोथायराइडिज्म जैसी प्रॉब्लम। सर ये सेंटर कहाँ पे हैं? एक शॉर्ट मैसेज दीजिए कि लोग जिनको ज़रूरत है ट्रांसफ्यूजन की वो कहाँ पे करवा सकते हैं? देखिए, सेंटर अभी तक तो जम्मू में ही था, SMGS हॉस्पिटल में, पूरी स्टेट में एक ही सेंटर था, और अब बड़ी खुशकिस्मती की बात है और बड़ी खुशखबरी है कि एक सेंटर रजौरी मेडिकल कॉलेज में खुल चुका है। पिछले महीने वो इनॉग्रेट हुआ है, और वहाँ अब पुंछ और रजौरी के जो पेशेंट हैं वो वहाँ जाके अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले सकते हैं। उनको ये सुविधा होने की वजह से अब उनकी जो केयर है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो ब्लड की वो डोनेशन की इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों को डोनेशन जो है वो करना चाहिए। सर आपने कहा कि रजौरी में एक पूरी तरह से जो सेंटर है वो स्थापित हो चुका है, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है? बेनिफिट ये है कि अभी तक रजौरी पुंछ से इतनी दूर से पेशेंट्स के लिए महीने में 2 बार 3 बार यहाँ जम्मू आके ब्लड चढ़ाना बड़ा ही मुश्किल था जी। और हम उनको बार बार बोलते थे कि आप आओ ब्लड चढ़ाओ, पर वो चाह के भी नहीं आ पाते थे।
तो अब वहाँ सेंटर बन जाने से उन लोगों के लिए आसान हो गया है, वो अपने बच्चों को टाइमली ब्लड चढ़ा सकते हैं, जिससे उनका ब्लड अगर 10 ग्राम के आसपास मेंटेन रहा तो उन बच्चों का जो फ्यूचर में आउटकम है जी उनकी जो लाइफ और हेल्दी हो जाएगी, उनका फ्यूचर आउटकम अच्छा हो जाएगा जी और जो हम चाहते हैं बेसिकली। जी तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उन बच्चों की हेल्थ और उनके जो ट्रीटमेंट और उसकी केयर को और इम्प्रूव करने की, ताकि वे क्वालिटी लाइफ जो है वो जी सके। सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लड डोनेशन जहाँ पे करना, क्योंकि 15 दिन की जिंदगी और फिर 15 दिन की ब्लड डोनेशन की जो उम्मीद होती है वो उन्हें एक डोर बनाए रखती है जिंदगी जीने के लिए। सर ब्लड इम्पोर्टेंस की जो एक अहमियत है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेज क्या देना चाहेंगे सर आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए ब्लड इन ही लाइफ लाइन है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के रक्तदान करें, इन बच्चों के लिए आप ब्लड डोनेट करें, समझे कि आप इनको जीवन दान दे रहे हैं। शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि ये एक रक्त विकार से जुड़ी हुई वो बीमारी है जो कि प्रिवेंटेबल है। अगर आप जागरूक हैं तो जो बच्चों को सर्व करने से बचा जा सकता है, और अगर है तो इसे मैनेज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।